हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। कोई ऐसी बुरी खबर नहीं है जो कि मतलब हमें और आपको परेशान करे। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से चाइना के साथ हमारे एस्केलेशंस यानी कि टेंशन बढ़ती जा रही थी और जिस तरीके से ठीक है अभी भी है भी, तो उस टेंशन के अंदर लगातार अगर आप देखते हैं तो सिचुएशंस जो हैं वो ऐसा सुनने में आ रहा था, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि चाइना लगातार अपनी आर्मी को वहाँ पर बढ़ा रहा है और इंडिया भी अपनी आर्मी को लगातार वहाँ पर बढ़ाता जा रहा है। आई टू आई कॉन्टैक्ट था, आई बॉल टू आई बॉल, बिल्कुल एक दूसरे की आंखों के अंदर आंखें मिलाकर खड़े होने की एक जज्बा था दोनों तरफ। इंडिया भी उसमें बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। उस टाइम पर उसकी हेडिंग थी, भारत निकालेगा चीन की हेकड़ी। जी हाँ, उसी का अगला पार्ट है ये, भारत ने निकाल दी चीन की हेकड़ी। यस, भारत ने निकाल दी चीन की हेकड़ी। दोस्तों, ये जो पॉइंट है, हालांकि जो यूपीएससी का मामला है, यूपीएससी के अंदर स्टूडेंट्स जो है इस तरीके के वर्ड्स को यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि असलियत में सेंस ही इस तरीके के वर्ड्स से डेवलप होती है, उसके लिए दूसरे वर्ड्स चूज किए जाते हैं इसी हेकड़ी वर्ड को रिप्लेस करने के लिए। लेकिन दोस्तों, यही एक असली टॉपिक है और यही एक असली हेडिंग होनी चाहिए इस टॉपिक की, जो कि पब्लिक पर्सपेक्टिव में होनी चाहिए, अपनी गवर्नमेंट के सपोर्ट में कहो या अपने देश के सपोर्ट में कहो। दोस्तों, हेकड़ी का मतलब कुछ और है, उसको आप देखते रहेंगे। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि हम लोगों ने लाइव क्लासेस फेस टू फेस इंटरेक्शन वाली स्टार्ट कर ली हैं, जिसके अंदर मैं आपको कॉन्टिन्यूसली प्रेजेंट होकर पढ़ा रहा हूं। इसमें हमने इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए सेपरेट बैचेस को अरेंज किया है, सेपरेट टाइमिंग्स हैं, सब कुछ सेपरेट है। तो दोस्तों, अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता है, हमसे जुड़ सकता है। दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर लें या कॉल कर लें या फिर नीचे दिए हुए लिंक को क्लिक कर दें, हम अपने आप आपसे कांटेक्ट कर लेंगे और आप जल्दी से जल्दी हमसे जुड़ें, ताकि आपको आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है या किसी भी स्टेट एग्जाम की जो स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन है उसमें आप पिछड़ ना जाएं। तो दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू करता हूं। इस टॉपिक के अंदर सबसे बड़ी मेन सिचुएशन है कि चाइना जो है लगातार भारत के ऊपर दबाव बनाता जा रहा था। चाइना ने लेह लद्दाख के अंदर कभी गालवन घाटी, कभी पांगसो लेक, कभी दोकालाम से लेकर दूसरी जगह, कभी दौलत बेग ओल्डी, हर जगह पर इंडिया के ऊपर दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रखी थी। सेना का एस्केलेशन शुरू हो चुके थे, वहाँ से उसने अपनी सेना बढ़ानी शुरू कर चुका था और पता लगा कि उसने 100 टेंट वहाँ पर गाड़ दिए हैं। अब दोस्तों, जब ये पता लगेगा कि 100 टेंट गाड़ दिए हैं, 100 टेंट के अंदर खाली तो होंगे नहीं, 5000 के करीब वहाँ पर सिपाही या सैनिक होकर हैवी मशीनरी होने का सबसे बड़ा दावा था। लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये थी कि क्या चाइना हमला करेगा, इसकी एक जानकारी लोगों के अंदर, कौतूहल था लोगों के अंदर, एक जिसे कहते हैं डिज़ायर थी ये जानने की कि क्या हमला होगा। मैंने उस टाइम पर भी बताया था कि भारत निकालेगा चीन की हेकड़ी, यानी चाइना के पास ऑप्शंस नहीं है, चाइना के पास बिल्कुल ऑप्शंस नहीं थे इंडिया से लड़ने के। लेकिन घुरकी डालना एक आदत होती है। जैसे अब इसको क्या किया जाए, घुरकी मीन्स जो अगर आप कमज़ोर हैं तो कम से कम आप ज़ोर से अपने आप को ताकतवर होने की पूरी ताकत दिखाएंगे। जो ताकतवर होगा वो शांत रहेगा, उसे कोई समस्या नहीं है। इस समय पर मैंने आपको बताया था और अभी भी बता रहा हूँ, ये वो दौर है जब चाइना अपने सबसे, खासकर शी जिनपिंग अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है और चाइना अपने 40 साल के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ऐसा बुरा दौर इसका 1959-60 के अंदर आया था, जब वो भूखा मर रहा था और चाइना के कोलैप्स होने की सिचुएशंस आ गई थी। मैंने उस टाइम भी समझाया था आपको और मैं बार बार इस चीज़ को क्लास में भी समझाता हूँ कि दोस्तों, जब चाइना के ऊपर, इंडिया के ऊपर जब प्रॉब्लम्स आती है, इंडिया नम्र होकर, शांत होकर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है। चाइना इसका उल्टा है, जब चाइना पे प्रॉब्लम्स आती हैं और उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है जिससे कहीं ना कहीं उसकी इंटीग्रिटी वगैरह पर खतरा आए या उसके ऊपर किसी इस तरीके की सिचुएशंस आए, तो वो एग्रेसिव होकर मामले को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। 1959-60 के अंदर भी, 57 से 59 के अंदर भी, 59 से 61 तक चाइना में तगड़ा अकाल पड़ा था, करोड़ों लोग मरने लग रहे थे और माओ जेडोंग जो है उसकी सिचुएशन बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। उसने उस सिचुएशन को बचाए रखने के लिए सीधा इंडिया पे हमला किया और पहले तिब्बत पे कब्जा और फिर इंडिया पे हमला करके 1962 वॉर, जो भूख थी, भूख से माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसने पूरा नेशनलिज्म का गेम खेला। आज के दिन भी वही गेम खेलने गया कि चाइना सोच रहा था। चाइना ने क्या किया भाई, चाइना पूरी दुनिया के अंदर बदनाम होता फिर रहा है या चाइना के ऊपर पूरी दुनिया एलिगेशन लगा रही है कि भाई आप लोग जो
हैं और आप लोगों की वजह से वुहान वायरस फैला है। चाइना इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था, चाइना इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं था, लेकिन दुनिया का दबाव इतना ज़बरदस्त था कि चाइना को उसके सामने दबाव में आना पड़ा, झुकना पड़ा मीन्स इन्वेस्टिगेशन के लिए थोड़ा बहुत हाँ हूँ वगैरह करनी पड़ी। हाँ हूँ मीन्स थोड़ा बहुत आधे अधूरे मन से उसने कुछ चीज़ों को सपोर्ट किया कि हाँ हम इस चीज़ में आपको कॉपरेट कर देंगे। इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर वर्ड यूज़ नहीं हुआ, लेकिन दबाव पूरा बनाए रखा गया चीन के ऊपर। लेकिन चीन ने इस चीज़ के डिस्ट्रैक्शन के लिए सबसे बड़ी बात कि कोरोना वायरस के ऊपर, और कोरोना वायरस चीन से फैला, इससे चर्चा ही बंद हो जाए। यहाँ तक कि इस मामले में जो चीन की जनता है वो भी अपनी सरकार से खुलकर सवाल पूछ रही है कि ऐसा क्या मामला है या ऐसा क्या माहौल है जिसकी वजह से, किस कारणवश हमारे इतने सारे लोग मारे गए। डाटा आज तक रिवील नहीं हुआ है, फिर भी जो खबरें आई हैं छन छन करके 4.5-5 लाख के करीब लोगों को तो इन्फेक्शन हुआ था और मरे भी उसी हिसाब से हैं, क्योंकि उनकी जो मॉरिटोरियम है, मॉर्चरी है, उसके अंदर जो अस्थि कलश लेके आने वाले लोगों की जो भीड़ थी उससे भी अंदाज़ा लगाया। और टेलीकॉम कंपनीज ने जिस तरीके से मामले को बताया कि भाई हमारे लगभग 1 से सवा करोड़ के करीब जो मोबाइल कनेक्शंस है वो ऑटोमेटिकली बंद हो गए हैं और लगभग जनवरी के बाद से वो चालू नहीं है और वुहान में ही चालू नहीं है, तो इससे भी कहीं ना कहीं शक पैदा होता है कि चाइना जो है उसने मामले को ढका है या उसके ऊपर चादर रखी। पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ी हुई है। ऐसे में चाइना ने पूरी दुनिया का इस मामले से ध्यान हटाने के लिए क्या किया, उसने पूरी दुनिया का ध्यान इस मामले से हटाने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों को उनके किसी न किसी मामले में दबाना शुरू किया। चाहे वो इंडोनेशिया की नाव डुबोने का मामला हो, चाहे फिलीपींस के ऊपर पार्सल आइलैंड्स का मामला हो, या स्प्रेटले आइलैंड्स का मामला हो, या मलेशिया से उसकी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हो, या वियतनाम से डिस्प्यूट्स हो, या ताइवान के ऊपर अपने जंगी जहाज़ भेजने का मामला हो। ऐसे में ये सारे के सारे इतने ताकतवर नहीं, छोटे मोटे देश थे, लेकिन इसने इंडिया को भी दबाने के लिए चाइना ने, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है और न्यूक्लियर पावर है, इसको दबाने का भी रास्ता ढूंढा। और उसके अंदर उसने लद्दाख और सिक्किम के अंदर कभी नाकुला, पांगसोंग लेक, कभी उसके बाद गालवन घाटी, कभी और जगह पर एक से बढ़ के एक एस्केलेशंस बढ़ाना शुरू किया, ताकि इंडिया चाइना के ऊपर टेंशन बढ़े और वो इंडिया को प्रेशर में ला सके कि आप ताइवान के मामले में और हांगकांग के मामले में चुप रहें। बार्गेन का इशू उसने डेवलप किया। लेकिन यहाँ इंडिया की सबसे बढ़िया पॉलिसी यहाँ पर है। इंडिया की सिंपल पॉलिसी 2 वर्ड्स में दिखाई देगी। पहला वर्ड ये है कि कन्फ्रंटेशन टू कंसोलिडेशन, कॉपरेशन, कन्फ्रंटेशन टू कॉपरेशन। जहाँ जहाँ इंडिया जो है बॉर्डर के ऊपर होगा वहाँ रेजोल्यूट है, यानी बहुत मजबूत है, गुस्से के साथ, ताकत के साथ खड़ा हुआ है, आई बॉल से आई बॉल मिलाकर खड़ा हुआ है कि आप एक कदम आगे बढ़ाइए, हम आपको बताएंगे। दूसरी तरफ आप लोग डायलॉग टेबल पे भी उतने ही प्यार से बात करते हैं। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के मामले में आप डायलॉग टेबल पे भी उतने ही प्यार से बात करते हैं कि मामला पीसफुल रेजोल्यूट हो जाए, रिजॉल्व हो जाए, उसके अंदर कोई ऐसा मामला ना हो कि आप हमारे को लड़ाई के अंदर आना पड़े। लड़ाई आखिरी विकल्प है, युद्ध अंतिम विकल्प है, लेकिन उससे पहले जितनी बातचीत हो जाए और मामले को बातचीत से सुलझाया जाए वो सुलझा लेना चाहिए। चाइना इस पॉलिसी को जल्दी से नहीं मानता तब तक जब तक कि सामने वाला बंदा या सामने वाला देश उसके बराबर की टक्कर का ना हो। मैंने पहले ही बताया था इंडिया उसकी हेकड़ी निकालेगा। इंडिया ने हेकड़ी यही निकाली। पहले तो अपनी सेना को सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा बॉर्डर के ऊपर भेजा और कम से कम बराबरी के माहौल में आया। जब चाइना को वहाँ पर लगा कि इस तरीके से मामला सुलझने वाला नहीं है और आर्मी या बटालियंस के मामले में ये मामला सुलझने वाला नहीं है, आर्मी के लेवल पर ये मामला सुलझने वाला नहीं है, तो उसके जस्ट बाद अब आप देखते हैं कि जब चाइना ने प्रेशर क्रिएट कर दिया तो यहाँ दिल्ली और बीजिंग दोनों के दोनों कहीं ना कहीं मामले में कूद पड़े कि कहीं ये एस्केलेशंस वॉर में कन्वर्ट ना हो जाए। जब ये दोनों के दोनों मामले में कूद पड़े तो अब वहाँ से चाइना से खासकर ऐसे सिग्नल्स आ रहे हैं कि वो कंसीलिएटरी अप्रोच अपना रहा है, मान मनव्वल और शांति की बात कर रहा है, पीस की बात कर रहा है, पीसफुल बात कर रहा है।
ऐसी सिचुएशन में जो ज़ाइली ज़ियांग जो हैं उसके जो सबसे बड़े प्रवक्ता हैं और जिसे वुल्फ वॉरियर ऑफ चाइना कहा जाता है, वो सबसे पहले, जो कि आप यकीन मानिए इनका अगर आप मामला देखेंगे तो वुल्फ वॉरियर ऑफ चाइना का, तो सबसे पहले इन्होंने चाइना के ऊपर भी यही ब्लेम लगाया था। ये इन्होंने अमेरिका यूएस आर्मी पे ब्लेम लगाया था। यही वो बंदे हैं जो अपनी एग्रेशन के लिए जाने जाते हैं और यूएस आर्मी पर ब्लेम लगाया कि वुहान के अंदर जो वायरस है वो यूएस आर्मी की वजह से आया। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो पहली बार ये वो बंदा जो बहुत एग्रेसिवली बातें करता है या अपनी एग्रेशन के लिए जाना जाता है, वो इंडिया से डायलॉग की बात कर रहा है। ऐसा बंदा जो अपनी एग्रेशन के लिए जाना जाए, ऐसा इंसान या ऐसा डिप्लोमेट जो एग्रेशन के लिए जाना जाए, पहली बार डिप्लोमेसी की बात कर रहा है, पहली बार डायलॉग की बात कर रहा है, पहली बार बॉर्डर मैकेनिज्म की बात कर रहा है कि हमें लड़ना नहीं चाहिए, हमें पीस चाहिए और हमारे ऊपर, हमें इंडिया के साथ पीसफुली बात करनी चाहिए और डायलॉग करना चाहिए। जब ये सिचुएशन आई उसके बाद, उसके जस्ट बाद एक और स्टेटमेंट आया जो कि उनके क्या नाम है, एनवॉय हैं इंडिया के अंदर, यानी चाइना के जो मिशन है, चाइनीज़ मिशन इंडिया के अंदर जो है उसके एनवॉय हैं जिनका नाम है सन वेइडोंग। इन्होंने भी कहा कि इंडिया, चाइनीज़ एम्बेसडर टू इंडिया हैं, इन्होंने साफ कहा कि इंडिया और चाइना बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे ट्रेड पार्टनर्स हैं और यहाँ पर पूरे के पूरे इंडिया और चाइना के इस पूरे एरिया के अंदर इंडिया और चाइना यानी ड्रैगन एंड एलिफेंट बोथ शुड डांस टुगेदर। इस एक स्टेटमेंट में इनका ओपिनियन नज़र आता है कि भाई आपको एलिफेंट यानी इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन है और ड्रैगन जो चाइना का, दोनों के दोनों एक साथ डांस करें, यानी दोनों के अंदर इतना ज़्यादा दोस्ती हो कि दोनों डांस करें। लेकिन दोस्तों यहाँ प्रॉब्लम यही आती है कि दो चीज़ें सबसे पहले ये समझ लीजिए कि असलियत में चाइना ऐसा कर क्यों रहा है, चाइना के सामने ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई कि चाइना ऐसा कर रहा है। दोस्तों यकीन मानिए आज के दिन चाइना के पास प्रॉब्लम्स की कोई कमी नहीं है। आज के दिन चाइना के पास प्रॉब्लम्स की कोई कमी नहीं है। दनादन भर के, जिसे कहते हैं ना, पिटारा भर के प्रॉब्लम्स उसके सामने मौजूद हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर आप काउंट करना चाहें तो सबसे पहली बात कि पेंडेमिक ने पूरे के पूरे एक शहर को बर्बाद कर दिया है। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन ओवर कोरोना वायरस, जो कोरोना वायरस है और उसकी जो हाइड किया उसकी इंफॉर्मेशन को, उसके लिए पूरी दुनिया उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन के तलवार लटका के रख के बैठी हुई है कि तुझे इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ेगी और अपनी लैब्स वगैरह और सब चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। तीसरा, अमेरिका लगातार चाइना के ऊपर दबाव बनाए हुए है, लगातार चाइना के ऊपर इस हद तक दबाव बनाए हुए है कि चाइना के ऊपर प्रेशर ज़बरदस्त है। हर तरीके से चाइना उसको घेरने की कोशिश, अमेरिका उसको घेरने की कोशिश कर रहा है। इसका सबसे बड़ी दुखती रग हांगकांग के अंदर दोबारा से क्राइसिस शुरू हो चुका है। एक से बढ़ के एक लॉज बनाए जा रहे हैं, फिर भी क्राइसिस अपने पीक पर है। और उससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ताइवान, जो अब तक अपने लिए सपोर्ट के लिए तरस रहा था, खुद को सपोर्ट करें कंट्रीज़, उसके लिए तरस रहा था, आज के दिन उस ताइवान को लगातार सपोर्ट बढ़ता जा रहा है और ताइवान मजबूत होता जा रहा है, जो चाइना की वन चाइना पॉलिसी के लिए सबसे बड़ा खतरा हो चुका है। ऐसी सिचुएशन में चाइना के पास इंडिया जैसी एक पावर, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी रीजनल पावर है, जिसे आप रीजनल पावर कहो या फिर बहुत से लोग तो इसे सुपर पावर मानते हैं, जो भी है, दोनों के बीच में इतनी तगड़े एक देश से, इतने ताकतवर देश से फेस टू फेस लड़ाई मोल लेने की कंडीशन में नहीं था। अब ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियस सी बात है चाइना की अप्रोच जो है वो शिफ्ट होगी ही होगी। लेकिन इस अप्रोच शिफ्ट होने के पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि ट्रेड रिलेशंस इंडिया के साथ चाइना के बहुत अच्छे ट्रेड रिलेशंस हैं और बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है जो चाइना के फेवर में है, इसलिए चाइना कभी भी इंडिया से बिगाड़ेगा नहीं, चाइना इंडिया से जल्दी से बिगाड़ेगा नहीं। और यही रीज़न है कि वो कहीं ना कहीं इस रिलेशन को बनाए रखना चाहता है। तो आप कहेंगे एस्केलेशंस क्यों? एस्केलेशंस इसलिए ताकि चाइना टफ क्वेश्चन से बच सके, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उससे पूछे जा रहे हैं, जो टफ क्वेश्चंस उससे पूछे जा रहे हैं, उससे बच सके, उनको अवॉइड कर सके। नेक्स्ट, अब सबसे बड़ी बात यह है कि असलियत में हमें क्या करना चाहिए? क्या इस चाइना की बात को सही मान लेना चाहिए? तो एक बात समझ लीजिए, चाइना की आर्मी पूरे तरीके से
गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। असलियत में चाइना की आर्मी एक सेमी ऑटोनॉमस बॉडी इस तरीके की है जो कि कहीं ना कहीं सरकार की आधी बातें मानती है और आधी बातें खुद की चलाती है। ऐसी सिचुएशन में आधी बातें मानना और आधी खुद की चलाना बहुत ज़्यादा रिस्की काम होता है, ऐसे किसी भी देश के साथ डील करना। यहाँ इसलिए अगर आप में से, हमारे डिप्लोमेट्स में से, या भारत के किसी इंसान को लगता है, या भारत के किसी इंसान को लगता है कि चाइना सुधर गया है, तो भूल जाइए, हेकड़ी कमज़ोर पड़ी है, सिग्नल्स मिलने लगे हैं। लेकिन इतना समझ लीजिए, ये जो एस्केलेशन है, ये जो वॉर है, ये वॉर हिस्टीरिया जो क्रिएट हो रखा है, ये तभी ख़त्म होता हुआ माना जाएगा जब वहाँ से वो लगभग 100 टेंट हट जाएंगे, वहाँ से पूरी की पूरी आर्मी हट जाएगी और मामला नॉर्मलाइज हो जाएगा और सारी आर्मी वापस चली जाएगी। ये तब जब तक नहीं होगा तब तक चाइना के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन चिंता मत कीजिए, जो 3 लोग नॉर्मली इस मामले को संभाल रहे हैं, जिसमें आपके प्रधानमंत्री हैं और दूसरे जो आपके NSA अजीत डोभाल हैं, तीसरे आपके वो जो CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत, जनरल विपिन रावत है, और चौथे S जयशंकर, ये 4 बंदे, जिनमें से 3 प्रधानमंत्री के साथ 3, ये 3 इतने एफिशिएंट हैं जिन्होंने डोकलाम मामले के अंदर चाइना की बैंड बजा दी थी। वही हाल आज के दिन ये लोग करने के ऊपर तुले हुए हैं। यही एक कारण है कि चाइना जो है वो डायलॉग टेबल पर आने के लिए तैयार है और कहीं ना कहीं शांति से इस मामले को निपटा रहा है। और दूसरी बात, बेशक हमारे सैनिक आमने सामने एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर गुस्से से घूरते हुए खड़े हुए हैं, लेकिन बैक चैनल डिप्लोमेसी लगातार काम कर रही है। बैक चैनल डिप्लोमेसी UPSC का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, टॉपिक होता है बैक चैनल डिप्लोमेसी। ये लगातार काम कर रही है और बैक चैनल डिप्लोमेसी के अंदर क्या होता है कि भले ही बॉर्डर के ऊपर टेंशन है, लेकिन पीछे से हमारे जो ऑफिसर्स हैं, पीछे से जो हमारे डिप्लोमेट्स यानी कूटनीतिज्ञ हैं, ये लगातार आपस में बात कर रहे होते हैं और एक बीच का रास्ता निकाल रहे होते हैं, एक बीच का रास्ता निकाल रहे होते हैं। और यही एक रीज़न है, और यही एक रीज़न है कि इन दोनों के बीच में जल्दी से लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि बैक चैनल डिप्लोमेसी लगातार काम करती है। और यही इसी के साथ आप समझिए ये पूरी सिचुएशंस किस तरीके से मैंने आपको समझाई है। UPSC के मामले में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। ऐसी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर लगातार क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते रहे हैं। तो दोस्तों, अगले टॉपिक के अंदर इसको हम और एलेबोरेटेड वे में एक्सप्लेन करेंगे, और क्लास के अंदर तो इसका पूरा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाती है डिफरेंट डायमेंशन से। तो दोस्तों, दोबारा कह रहा हूँ कि जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहे ऑनलाइन हमारे साथ आके जुड़ सकता है। रजिस्ट्रेशन लीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर लीजिए, ID लीजिए, बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपको सिर्फ अपना मोबाइल ऑन करना है और हमारी क्लास के अंदर आकर बैठ जाना है। घर से आराम से आप तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।